हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। मॉर्निंग सर। एक छोटे से ड्यूरेशन के बाद हम फिर से अपना जो ऑनलाइन वर्क है उसको शुरू कर रहे हैं। फटाफट जुड़ जाइए, उसके बाद क्लास शुरू करते हैं। अभी 3 ही बच्चे जुड़े हैं, बाकी जुड़ जाएं, उसके बाद क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है। इतने आप ये बताइए भाई, लास्ट टाइम क्या किया था हमने, अगर आपको याद हो लास्ट टाइम तक हमने क्या वर्क किया था। किसी को याद है क्या? किसी को भी याद नहीं लास्ट टाइम क्या किया था? चलिए मैं बता देता हूँ। लास्ट टाइम हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी किया था, याद आया? आयोनाइजेशन एंथैल्पी याद आया क्या? लास्ट टाइम हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी किया था। और आज हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हाइड्रेशन एंथैल्पी से। जस्ट हाँ जी, तो सबसे पहले हम जानेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते किसे। ठीक है, व्हाट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी जानते हैं। तो ये देखिए, जनरल मीनिंग हाइड्रेशन एंथैल्पी का क्या है कि जब आप एक मोल आयनिक कंपाउंड को काफी ज्यादा मात्रा में जो पानी है उसमें घोल देते हो। एक मोल आयनिक कंपाउंड को जब आप काफी ज्यादा मात्रा में जो पानी है आपके पास उसमें घोल देते हो, तो उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी निकलती है, उसको हम हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मोल आयनिक कंपाउंड को जब बहुत ज्यादा मात्रा में पानी में घोला जाता है, तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, कि हाइड्रेशन एंथैल्पी का जो कंसेप्ट है वो हमेशा आयंस के लिए लगाया जाता है, एटम के लिए नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रेशन एंथैल्पी का जो क्वेश्चन आता है वो आयंस के लिए आता है, एटम्स के लिए नहीं आता है, क्योंकि जैसे ही आप किसी आयनिक कंपाउंड को पानी में डालते हो तो वो आयंस में टूटता है। याद रखना, हाइड्रेशन एंथैल्पी का क्वेश्चन हमेशा आयंस पे पूछा जाता है। अब एक और बात, हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द आयन साइज। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, कि आयन का साइज अगर ज्यादा है, यानी कि आयन का साइज अगर बड़ा है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी, और अगर आयन का साइज छोटा है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। अब इसके पीछे रीजन क्या है जान लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनके अगर आप आयन देखें, बहुत सिंपल है। देखो एलिमेंट कौन से थे, लीना, रब, से, फरियाद, यह एटम्स। अगर आप इनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो हमारे पास आयंस आ जाएंगे, Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस, Fr प्लस। अब याद रखना, ये देखिए, हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयन साइज। इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनना, कि यहाँ पे जो ये सबसे छोटा आयन है Li प्लस, सबसे है अपना, वो सबसे छोटे साइज का आयन है। अब बात आती है कि अगर Li प्लस की अपन बात करें, क्योंकि स्मॉलेस्ट साइज है इसका, तो बहुत ही इजीली हाइड्रेट हो जाएगा। साइज होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, इजीली हाइड्रेट हो जाएगा, यानी कि चारों तरफ से हो जाएगा। और जितना इजीली हाइड्रेट होगा
हाँ जी, अब आवाज और वीडियो क्लियर है क्या? यस, ओके, आवाज और वीडियो दोनों क्लियर है, ठीक है, ओके। तो हमारा जो पहला टॉपिक था आज का वो था हाइड्रेशन एंथैल्पी। गौर करके सुनिएगा। एक मोल आयनिक कंपाउंड को जब आप पानी में डालते हो तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है, जितनी एनर्जी रिलीज होती है, एक मोल आयनिक कंपाउंड को जब आप पानी में डालते हो तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसी को अपन एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। ये हाँ जी, सो हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयन साइज। आपसे अगर कोई पूछे कि भाई ये है हमारे पास आयंस, आप बताइए किसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, तो आप इस रिलेशन को हमेशा याद रखना। जितना छोटा आयन होगा, सिर्फ इसी के केस में छोटे वाले आयन की चलती है, जितना छोटा साइज होगा आयन का उतना ही इजीली वो हाइड्रेट होगा पानी के अंदर और उतनी ही ज्यादा उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी। ये बात याद रखना, जितना छोटा साइज होगा आयन का उतना ही इजीली वो हाइड्रेट होगा और उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये हाइड्रेशन एंथैल्पी थी, बस इसके बारे में थोड़ा बहुत ही पढ़ना अपन ने, ज्यादा नहीं। हाँ, क्वेश्चन आता है, आयंस दिए जाते हैं आपको और पूछा जाता है किसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है। आप बता सकते हो इनमें से सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी है? हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी है सबसे ज्यादा इनमें से? ये आपके सामने आयंस है। लिथियम। हाँ जी, लिथियम। लिथियम, बिल्कुल सही। लिथियम प्लस आयन जो है उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है क्योंकि उसका साइज सबसे स्मॉलेस्ट है। और फ्रेंशियम प्लस की हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे कम है क्योंकि इसका साइज सबसे लार्जेस्ट है। वेरी गुड। नेक्स्ट जो है वो है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर आप देखें तो क्या क्या पढ़ना है हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में। हमें जो चीज पढ़नी है वो क्या है, पहला पॉइंट कि ये जो एल्कली मेटल्स होती हैं ये सिल्वरी व्हाइट कलर की होती है, इनका जो कलर होता है वो सिल्वर व्हाइट कलर होता है, ठीक है। और क्या पॉइंट है, और पॉइंट ये है कि ये लाइट मेटल्स यानी हल्की मेटल्स होती हैं। और इसके अलावा जो पॉइंट इन्होंने दे रखा है वो अलग अलग प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रखा है, यानी कि सिल्वरी व्हाइट, सॉफ्ट और लाइट, ये तीन प्रॉपर्टीज हैं जो आपने रिमेंबर करनी है, याद रखनी है, ठीक है। और क्या क्या है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसको स्टडी करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें लिख रखा है कि जो ये एल्कली मेटल्स हैं, एल्कली मेटल मीन ग्रुप 1 की जो मेटल्स हैं उनकी बात कर रहा हूं, सिंपल सी बात है। एक, हाँ जी, ग्रुप 1 मेटल्स की बात कर रहे हैं यानी कि एल्कली मेटल्स की, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा लो होता है। एक तो ये बात लिख रखी है और दूसरी बात ये कि ये मेटल्स जो है ये सॉफ्ट भी होती हैं। तो ये दो बातें लिख रखी हैं, अपन ने इनका कारण जानना है कि क्यों, व्हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कली मेटल्स आर लो, एंड दूसरा पॉइंट वो सॉफ्ट क्यों होती है, ये भी चीजें हम जानते हैं। तो सबसे पहली बात इसमें जो लिख रखी है वो ये कि देखो, एक तो बात आपको ये समझनी होगी कि जो मेटल्स होते हैं ना उनके अंदर होती है मेटालिक बॉन्डिंग, और मेटालिक बॉन्डिंग जो है वो डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। हम सभी जानते हैं कि ये जो अपने एल्कली मेटल्स हैं इनकी वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये सोडियम का क्रिस्टल है, ध्यान से सुनना, तो इसमें ये सोडियम के एटम्स होंगे, ये सोडियम के एटम्स होंगे, ठीक है। ये देखो सोडियम के क्रिस्टल में किसके एटम्स होंगे, सोडियम के। अब जो मेटालिक बॉन्डिंग होती है वो कैसे होती है, ध्यान से सुनिएगा। इस सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
इसके पास भी एक, 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 इसके पास भी एक। कहने का मतलब सभी जो एटम्स हैं उनके पास एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो पाया जाता है। अब एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनके बीच में जो बॉन्डिंग है, यानी इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये पेयर अप हो रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्डिंग है वो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी ज्यादा आप जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स को देखते हो तो उनमें आप देखोगे कि 5-5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। Mn मैंगनीज हो गया, उनके अंदर ना 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो एक दूसरे के साथ जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। बात तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की है, जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एटम्स के बीच में उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट एंड क्या लिख रखा है बुक में लिख रखा है कि एल्कली मेटल्स के पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है हर एटम के पास, ठीक है। इसलिए एटम्स के बीच में जो बाइंडिंग फोर्स होता है वो बहुत ही वीक होता है, बहुत ही कम होता है, और इनके बीच में जो मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। और अगर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो लो ही होने हैं, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर से क्विकली रिपीट करता हूँ, एल्कली मेटल के क्रिस्टल में एल्कली मेटल के एटम्स होते हैं। एल्कली मेटल्स के एटम्स के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इनके पास सभी एटम्स के पास एक एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो कि कम है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होते हैं ना उतना ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इनके पास क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एक ही है, इसलिए इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो बाइंडिंग फोर्स आप कह सकते हो, बहुत ज्यादा वीक होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता। और अगर फोर्स वीक है तो उनको तोड़ना भी क्या है, आसान होता है। इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, काफी लो होता है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट दे रखा है, अच्छा एक चीज और, अप टू डाउन जाने पर मेल्टिंग पॉइंट घटता है, याद रखना। Li टू Cs तक जब आप जाओगे अप टू डाउन तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, डिक्रीज होगा, याद रखना। क्यों भाई? क्योंकि अप टू डाउन जाने पर वैसे भी साइज बढ़ता है, और जब एटम्स का साइज काफी बड़ा होता है तो वो एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा उनके बीच में जो फोर्स है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, ठीक है। तो गौर करना, दो बातें, एक तो एल्कली मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होने के पीछे रीजन इनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होते हैं जिनसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अप टू डाउन जाने पर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, क्योंकि अप टू डाउन जाने पर साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ने से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है या फिर कम हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी। डेंसिटी डेंसिटी का फॉर्मूला सभी को पता है, क्या होता है भाई? डेंसिटी का फॉर्मूला जो नॉर्मल बेस पे हम यूज करते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला, तो यहां लिख देते हैं आपका मास ठीक है। काफी ज्यादा डेंसिटी लो होती है। रीजन क्या है इसके पीछे, ये कह रहा है, और मूविंग डाउन द ग्रुप, नीचे की तरफ जब आप जाते हैं, यानी आपका लिथियम से सीजियम की तरफ जब आप जाते हैं तो जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होगी। पहले ये एक पॉइंट बताता है, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देता है। अब इसने दो पॉइंट बताए हैं। पहला पॉइंट कि एल्कली मेटल्स की जो डेंसिटी है वो लो होती है। दूसरा पॉइंट जो आपका Li2Cl, जब आप नीचे की तरफ जाओगे तो डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। एक, हाँ जी, जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होगी अप टू डाउन जाने पर, ठीक है। अब दोनों पॉइंट का आप एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या है। सबसे पहली बात, जो ये अपने डेंसिटी है वो एक और चीज पर डिपेंड करती है, वो क्या है, वो है पेकिंग ऑफ एटम्स। सिंपल सी बात है, आपको मैंने एक बर्तन दे दिया, उसके अंदर आपको कुछ चीजें जो है वो अरेंज करनी है। अगर आप बिल्कुल टाइट पैकिंग रखोगे तो सिंपल सी बात है डेंसिटी ज्यादा होगी।
लेकिन अगर आपकी जो पैकिंग है वो लूज है तो आपकी जो डेंसिटी है वो कम होगी, क्योंकि स्पेस तो उतना ही है। आप उसके अंदर जो चीजें भर रहे हो, अगर वो टाइटली भरोगे तो मास ज्यादा होगा, मास ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा। और अगर आपने ऐसे ही रख दिया चीजों को लूजली तो मतलब डेंसिटी जो है वो कम होगी। तो इस चीज पे भी डिपेंड करता है। ये कह रहा है कि जो एल्कली मेटल्स की जो डेंसिटी या फिर जो मेटल्स होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो एटम्स की पैकिंग पर भी डिपेंड करती है। अब क्योंकि जो अपने एल्कली मेटल्स हैं उनका जो साइज है वो काफी ज्यादा लार्ज होता है, सभी को पता है पीरियड के अंदर सबसे लार्ज साइज किसका है, एल्कली मेटल का। तो क्योंकि इनका साइज जो है वो काफी ज्यादा लार्ज होता है तो इनमें जो एटम्स पैक होते हैं वो लूजली होते हैं, ठीक है। साइज बड़ा होने की वजह से इनके अंदर जो एटम्स की पैकिंग होती है वो काफी ज्यादा लूजली होती है, ठीक है। और क्या कह रहा है ये, इसीलिए इनकी जो डेंसिटी है वो भी कम होती है। सिंपल सी बात है। ये देखिए सारा कुछ किस पे डिपेंड करता है, पैकिंग पे। अगर पैकिंग आपकी टाइट तो डेंसिटी ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा। अगर आपकी पैकिंग लूजली है तो इसका मतलब डेंसिटी आप। एल्कली मेटल्स का साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है। बड़ा साइज होने की वजह से इनके अंदर जो एटम्स है उनकी जो पैकिंग है वो काफी ज्यादा लूजली होती है, ठीक है। कहने का मतलब इनके साइज बड़े होने की वजह से जो एटम्स है मेटल होते हैं या लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो डेंसिटी है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है, ठीक है। पहला पॉइंट, डेंसिटी लो क्यों होती है उसका आंसर आपने ले लिया है। अब बात आती है कि अप टू डाउन जाने पर डेंसिटी इंक्रीज कैसे होती है, यानी लिथियम से सीजियम तक जब आप जाओगे तो डेंसिटी कैसे इंक्रीज होगी। तो ये कह रहा है पर जो एटॉमिक साइज है वो भी बढ़ता है, एटॉमिक मास जो है वो भी बढ़ता है। दोनों ही चीजें हैं भाई। देखो डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है मास भी बढ़ रहा है। अप टू डाउन जाने पर मास भी बढ़ेगा और साइज भी बढ़ रहा है, दोनों ही चीजें। लेकिन इसमें से एक फैक्टर जो है वो डोमिनेट होता है, वो क्या, एटॉमिक मास। यानी अप टू डाउन जाने पर साइज तो बढ़ ही रहा है लेकिन मास भी बढ़ रहा है, और मास का बढ़ना ज्यादा डोमिनेंट है यहाँ पर। सो एटॉमिक मास बढ़ने की वजह से, एटॉमिक मास एटॉमिक साइज से ज्यादा होने की वजह से अप टू डाउन जाने पर आपकी जो डेंसिटी है वो क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। देखो भाई भाई दो ही सिंपल से पॉइंट थे। नंबर एक, इनकी डेंसिटी लो क्यों, तो हमने बता दिया कि इनके अंदर जो एटम्स होते हैं लार्ज साइज होने की वजह से जो एटम्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, और लूजली पैक्ड होने की वजह से इनकी जो डेंसिटी है वो काफी ज्यादा लो होती है। दूसरी बात, अप टू डाउन जाने पर डेंसिटी बढ़ती क्यों है, तो आप कहोगे कि अप टू डाउन जाने पर हमें पता है एटॉमिक साइज भी बढ़ता है और एटॉमिक मास भी बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे मोर डोमिनेंट कौन है, एटॉमिक मास। क्योंकि साइज जो बढ़ता है ना वो पिकोमीटर में बढ़ता है और मास जो बढ़ता है वो पर यूनिट्स में बढ़ता है, ठीक है, एएमयू यूनिट। तो वो ज्यादा डोमिनेट है अप टू डाउन जाने पर। तो एटॉमिक मास बढ़ेगा, इसका मतलब इधर देखो मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ने वाली है। सिंपल सी बात है, डेंसिटी बढ़ेगी अप टू डाउन जाने पर। लेकिन एक चीज और ये कह, ध्यान से सुनना, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम हल्का है सोडियम से, ये एक एक्सेप्शन है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यूरेनियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, हमें सभी को पता है अप टू डाउन जाने पर एटॉमिक मास भी बढ़ता है, एटॉमिक साइज भी बढ़ता है, लेकिन ज्यादा डोमिनेंट ये है, तभी तो डेंसिटी जो है वो भी अप टू डाउन जाने पर बड़ी है। लेकिन ये बात इसने क्या कह दी, ये कह रहा है पोटेशियम हल्का है सोडियम से, पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम, ये हल्का है सोडियम से, होना ये भारी चाहिए था, अप टू डाउन जाने पर डेंसिटी बढ़ती है तो ये ज्यादा डेंसर होना चाहिए था सोडियम से, लेकिन उल्टा ये लाइटर है देन सोडियम। तो यहाँ पर आपने आंसर लिखना है कि भाई यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ किसी एबनॉर्मल रीजन की वजह से जो एटॉमिक साइज वाला फैक्टर है वो ज्यादा डोमिनेट हो जाता है एटॉमिक मास से। सिंपल सी बात है। अगर आपको ये प्रूव करना है कि अप टू डाउन जाने पर डेंसिटी क्यों बढ़ती है तो कह दो भाई एटॉमिक मास ज्यादा डोमिनेंट है एटॉमिक साइज से, मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी। अब यहाँ क्या कह रहा है कि पोटेशियम जो है कम डेंसर है सोडियम से, रीजन तो आप कहोगे कि कुछ एबनॉर्मल रीजन की वजह से जो एटॉमिक साइज वाला फैक्टर है वो ज्यादा डोमिनेट कर जाता है एटॉमिक मास वाले फैक्टर से। तो यहाँ पर ये सिंपल सी बात है, साइज बड़ा है तो वॉल्यूम ज्यादा है, और वॉल्यूम ज्यादा है इसका मतलब आपकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट्स व्हाई
K इज लेस डेंसर देन Na या फिर K इज लाइटर देन Na। क्या क्लियर हुआ ये? इज इट क्लियर? क्या यहां तक समझ में आई बात? दो प्रॉपर्टीज हमने की अभी तक। नंबर एक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा डेंसिटी। क्लियर है क्या? यहां तक यस? ओके ओके ठीक है। ओके, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। आपका जो ये ऑडियो वाला जो है ना डिवाइस, जो माइक का साइन है, उसको ऑन करके आप बिल्कुल पूछ सकते हो। अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट आए, आपको लगे कि हाँ वैसे तो पूरा टॉपिक समझ में लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई, तो आपको पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी बहुत आसान सी चीजें हैं, कुछ भी मुश्किल इसमें नहीं है। तो ये दो चीजें हो गई। तीसरी जो चीज है वो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर या फिर मेटालिक कैरेक्टर। जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव या फिर मेटालिक कैरेक्टर। अब उसको देखते हैं क्या उसमें तीसरी प्रॉपर्टी है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव या फिर मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसमें क्या है। इसमें लिख रखा है कि ये जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं ये स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। याद रखना, जितनी भी एल्कली मेटल्स हैं स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसका मतलब ये है कि वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहते हैं। भाई प्रूवन है ये फैक्ट कि ये स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ठीक है, वैसे आप जानते हो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को ये मेटालिक कैरेक्टर कहा जाता है, क्योंकि मेटल्स भी इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब भी इलेक्ट्रॉन को लूज करना ही होता है। तो इसमें मैं पढ़ के बताता हूँ आपको क्या लिख रखा है। ये कह रहा है सभी एल्कली मेटल स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं नेचर के अंदर। रीजन क्या है इसके पीछे? तो ये कह रहा है कि जो अपनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की यानी बाहर निकालने की जो टेंडेंसी है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। जैसे मान लीजिए ये अपना मेटल है कोई ग्रुप 1 का, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइनस इधर लिखेंगे और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकाला है तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको बोलते हैं अपन मेटल कैटायन। मेटल कैटायन। अब बात आती है कि ये स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होते हैं जो एल्कली मेटल्स हैं वो। तो इसका आंसर जानते हैं। तो ये कह रहा है नंबर एक इनकी लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी और दूसरा लार्ज साइज। दो चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है भाई। कम मींस बताइए आपको, साइज बड़ा होता है इनका, साइज बड़ा होने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी कम, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली निकल जाता है। ठीक है, दोनों फैक्टर मिलते जुलते हैं। बड़ा साइज होने की वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है इनकी कम होती है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। एक और भी फैक्टर है, अगर आपको याद हो, एक और भी फैक्टर है, वो क्या कि अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो ये भाई पहुंच जाएंगे कौन सी कॉन्फ़िगरेशन पे? नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे। आपको मैंने बताया था सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि वो आपको बताया था ना मैंने, नोबल गैस, और उसके बाद क्या लिखते हैं 3s1। अगर सोडियम वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाएगी? तो सोडियम यही तो चाहता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन को धक्के मार के निकाल देता है।
ठीक है, चलो। तो एल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इसके पीछे क्या रीजन दोगे? लार्ज साइज, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये दोनों पॉइंट तो है ही है। इसके साथ आप कहोगे कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करके नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए भी ये जो है अपने स्ट्रॉन्गली जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। दूसरी बात, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कंपाउंड के अंदर इनके ऊपर चार्ज क्या होता है, उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो भाई ज्यादातर कंपाउंड्स में इनके ऊपर आपको +1 चार्ज दिखाई देगा। इसका मतलब इनकी जो मेन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? +1 है। क्या लिख रखा है? ये कह रहा है कि जितने भी एल्कली मेटल्स हैं इनकी +1 ऑक्सीडेशन होती है इनके कंपाउंड्स में। मैंने पहले ही बताया एल्कली मेटल्स की वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये उसको लूज करके आस वाली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच जाते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल Na का एटॉमिक नंबर 11 होता है, कॉन्फ़िगरेशन इसकी होती है नियोन 3s1। अब सोडियम खुद चाहता है कि इसके पास ये जो एक इलेक्ट्रॉन ये लूज हो जाए ताकि इसकी जो नोबल गैस इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किसके जैसी हो जाए? नियरेस्ट नोबल गैस जैसी हो जाए, खुद चाहता है। नोबल गैस जैसा बनने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा और जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा Na+, यानी प्लस का एक चार्ज आ जाएगा। दैट से कोई पूछ ले कि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं होती इनकी, तो आप कहोगे कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट प्राप्त करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। एक तो ये आसानी से लूज कर सकता है क्योंकि एक लूज करने से तो इसकी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करना इसके लिए इम्पॉसिबल जैसा है क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से निकालना पड़ेगा जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ठीक है। तो इनकी जो मेन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 होती है। ये एक इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देते हैं और एक्वायर कर लेते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस। इसलिए ये आपको जो ग्रुप 1 वाले हैं ना ये ज्यादातर यूनी पॉजिटिव यानी +1 चार्ज इनके ऊपर आपको दिखाई देगा। Li पे प्लस, Na पे प्लस, A पे प्लस, Rb पे प्लस, Cs पे प्लस। तो कोई पूछ ले +1 चार्ज क्या होता है तो ये आंसर देना आपने, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंच जाते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना इम्पॉसिबल है क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से निकालना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और करना। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए चैट में। ये जो बच्चे हैं ये कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ बच्चे जो हैं वो सिर्फ ऑन करके छोड़ देते हैं ये ऐप, कोई शायद और काम करने लग जाते हैं मे बी, क्योंकि डायरेक्ट टच में रहना जरूरी है, जो चीज चल रही है वो समझना जरूरी है। अदरवाइज आप फिर वैसे ही टेस्ट दोगे जैसे आपने पीछे दिए थे। अच्छा बताना भूल गया, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके, अलग अलग टेक्नोलॉजी का जो अभी तक वैज्ञानिकों के पास भी नहीं आई है कि लाइव क्लास के अंदर कैसे
कि आप जो है पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, और इसका आंसर था कि नहीं पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो और थोड़ा बहुत नहीं। अच्छा, अब क्लियर है। कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, ये हकीकत है भाई, ठीक है। तो अपना पढ़ना शुरू करें अच्छे से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्लेम कलरेशन। फ्लेम कलरेशन, अब ये है क्या, पहले तो ये जान लेते हैं। भाई आप जब अलग अलग एलिमेंट्स को फ्लेम के अंदर रखते हो, जैसे लिथियम का छोटा सा टुकड़ा लिया और उसको पकड़ा, हाथ से नहीं, एक वो होती है टोंग जिससे पकड़ते हैं उसको, और फ्लेम के अंदर रखेंगे, उसके अंदर रखेंगे तो अलग कलर जो है प्रोड्यूस होगा। सोडियम को रखेंगे अलग कलर, पोटेशियम को रखेंगे अलग कलर, यानी एल्कली मेटल्स जो है जब आप उनको फ्लेम के अंदर रखते हो तो वो अलग अलग कलर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ इसमें क्या लिख रखा है। इसमें लिख रखा है सभी एल्कली मेटल और उनके जो साल्ट है, जैसे सोडियम है तो NaCl भी, पोटेशियम है तो पोटेशियम Cl या पोटेशियम क्लोराइड है वो भी, यानी सभी एल्कली मेटल्स और उनके जो साल्ट है वो कैरेक्टरिस्टिक यानी अपनी यूनिक फ्लेम जो है प्रोड्यूस करते हैं। जब आप उनको बर्न करते हैं फ्लेम के अंदर तो अलग अलग कलर जो है देते हैं। रीजन क्या है इसके पीछे, आप सभी को पता है कि जो अपनी एल्कली मेटल्स हैं इनकी लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, सभी को पता है, ठीक है। जब आप इनको फ्लेम के अंदर लेके जाओ, फॉर एग्जांपल जैसे आप सोडियम को या फिर लिथियम को फ्लेम के अंदर लेके गए, जैसे ये फ्लेम जल रही है, ये लिथियम का टुकड़ा है जो आपने पकड़ रखा है। अच्छा, तो जब आप लिथियम को फ्लेम के अंदर लेके जाओगे तो फ्लेम से एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी ये लिथियम रिसीव करेगा। फ्लेम से जो एनर्जी मिलेगी वो लिथियम रिसीव करेगा एनर्जी। अच्छा, फिर क्या, वो एनर्जी जो है उससे क्या होगा, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है पहले से ही लो होती है, तो ये जो एनर्जी आएगी फ्लेम से ये काफी होती है कि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना उसको एक्साइट किया जा सके। एक्चुअल में दो स्टेट होती हैं, एक होती है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन की और एक होती है एक्साइटेड स्टेट। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, एक होती है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन की, एक होती है एक्साइटेड स्टेट। तो नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ग्राउंड स्टेट में होता है, लेकिन जैसे ही फ्लेम से उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी वो ग्राउंड स्टेट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो ग्राउंड स्टेट से चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। वही इलेक्ट्रॉन वैलेंस वाला, वही इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहां चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। अब देखो एक्साइटेड स्टेट जो है ना वो अनस्टेबल होती है, यानी ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइम तक वहां नहीं रुक सकता, तो यहां से वो फटाफट एक्साइटेड स्टेट से फटाफट वापस कहां आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में। और जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी थी वही एनर्जी वो क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। किस फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में, यानी कि लाइट की फॉर्म में जो आपको दिखाई देती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है। आप क्या लिखोगे कि ये जो अपने एल्कली मेटल्स हैं इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, तो जब आप इनको फ्लेम पे रखते हैं फ्लेम से मिलने वाली हीट से इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो जाता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट जो है वो अनस्टेबल होती है, यानी वहां ज्यादा टाइम तक इलेक्ट्रॉन रुक नहीं सकता, तो वहां से ये इलेक्ट्रॉन वापस जो है कहाँ आ जाता है, नीचे ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाता है। और जब वो यहाँ से यहाँ आएगा तब जो एनर्जी वो ऊपर जाते वक्त जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी थी ना, अब वही एनर्जी को रिलीज करेगा। रिलीज किस फॉर्म में करेगा, रेडिएशन की फॉर्म में, जो आपको दिखाई देती है अलग अलग कलर्स की अंदर। तो देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल होती है और जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो ये एनर्जी रिलीज करते हैं जो विजिबल रीजन में फॉल होती है और वो कलर की फॉर्म में हमें दिखाई देती है। अब जो कलर है ना वो आपने अच्छे से याद करने हैं। अच्छा एक मिनट, चैट में कुछ लिख रखा है 10 AM पर फिजिक्स की क्लास है। 10 AM पे तो नहीं होगी, फिर वो 10 पे हो जाएगी फिर आपकी, या 2-3 मिनट और करते हैं बस, ये अपना टॉपिक एक और रहता है इसके बाद शायद, ये यही करते हैं बस, उसके बाद आप फिजिक्स की क्लास लगा लेना, ठीक है। हाँ जी, इसको ध्यान से समझ लीजिए। तो अलग अलग जो मेटल्स हैं उनके लिए अलग अलग कलर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। उसके पीछे भी रीजन क्या है, क्योंकि वो अलग अलग एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे लिथियम का इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाने में अलग एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वापस आएगा,
तब अलग एनर्जी रिलीज करेगा तो कलर भी अलग होगा। सोडियम का इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, अलग एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ से वापस यहाँ आएगा, अलग एनर्जी रिलीज करेगा तो कलर भी अलग होगा। आपको जस्ट कलर जो है वो याद रखने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम जो फ्लेम कलर देता है वो है क्रिम्सन रेड। गूगल पे सर्च करके देख लेना भी कैसा होता है। हमने तो रेड ही पढ़ा था, क्रिम्सन रेड। किसी को पता है क्या कैसा होता है ये क्रिम्सन रेड कलर कैसा होता है? एनीवन? क्रिम्सन देख लेना, मैं भी चेक करूंगा गूगल पे क्या है इसके बारे में। अच्छा, सोडियम कैसा कलर देता है? येलो कलर, अगर आप उसको फ्लेम पे रखोगे, ठीक है। के पेल वॉयलेट कलर देता है, ठीक है, पेल वॉयलेट कलर। उसके बाद और क्या है? आरपी रीबिडियम, ये भी वॉयलेट कलर देता है। और कौन सा रह गया? सीजियम, सीजियम ब्लू कलर देता है, सीजियम जो है वो ब्लूइश कलर देता है। तो याद रखना के अंदर बहुत ज्यादा बार ये पूछे जाते हैं। तो आज हम करेंगे इतना ही। हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करी हैं आज, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ऐसे ही और आगे बढ़ते जाएंगे। और स्कूल अपने पूरे जुलाई में भी नहीं लगने, तो ऑनलाइन ही काम चलना है। सभी बच्चों को अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें जितना काम यहाँ से हो रहा है उतना काम ऑनलाइन, और बाकी जब स्कूल खुल जाए तो ऑफलाइन। ऐसा बिल्कुल भी माइंड में मत रखिए कि भाई ये भी हो जाएगा दोबारा स्कूल में, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। जितने चैप्टर ऑनलाइन हो रहे हैं ये ऑनलाइन करिए, बचेंगे वो स्कूल में ऑफलाइन करेंगे, ठीक है। बाकी बच्चों को भी कहिए कि ये काम जो है साथ के साथ करते रहे। और दूसरी बात, अब आगे जो संडे आएगा, इस वीक में किया गया काम जो है वो आप सभी बच्चे शो करोगे, ठीक है, इस संडे को। और जो आपका ये चैप्टर चल रहा है, ये चैप्टर होने के बाद डेली, चैप्टर होने के बाद नहीं, डेली आपसे जो है ओरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे अगर नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, तो उसमें जो मैंने टॉपिक लास्ट क्लास में करवाए हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से पढ़िए, साथ के साथ काम करते रहिए, और कोई डाउट्स आए तो वो भी पूछते रहिए। थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ भी पूछना है, डाउट कुछ भी? उसके बाद हम क्लास एंड करते हैं। एनीवन? कोई डाउट आज के टॉपिक्स पे? नहीं? चलिए ठीक है बच्चों, थैंक यू जुड़ने के लिए। क्लास एंड कर रहा हूँ, आप जाके फिजिक्स की क्लास जो है वो ज्वाइन करिए। थैंक यू।